साल 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। सड़कों पर मौत का सन्नाटा था। कल्पना कीजिए, उन हालात में एक गर्भवती महिला कई दिनों से भूखी है। उसके शरीर में एक कदम चलने की भी जान नहीं बची है। शरीर अंदर ही अंदर जंग लड़ रहा है, जो उसके पेट में पल रहे बच्चे को किसी भी तरह जिंदा रखने के लिए है। सोचने वाली बात यह है कि जब माँ को खाना नहीं मिल रहा तो उस अजन्मे बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा। ऐसे हालात में अजन्मे बच्चे के शरीर ने अपने अंदर ऐसा बदलाव किया जिसने उसे भूखमरी से तो बचा लिया, लेकिन उस बचाव ने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी और जानलेवा मुसीबत खड़ी कर दी, जिसके बारे में आज अनकही के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। अब जरा 80 साल आगे आइए। आज के दौर में भारत के किसी बड़े शहर जैसे दिल्ली या मुंबई में एसी वाले शानदार दफ्तर में बैठा 35 साल का नौजवान, उसके एक हाथ में बर्गर है और नजरें सामने रखे लैपटॉप पर जमी हुई है। बाहर से देखने पर सब कुछ कितना बढ़िया लग रहा है। उसे खाने की कोई कमी नहीं है, बल्कि उसके पास जरूरत से ज्यादा खाना मौजूद है। लेकिन आधुनिक विज्ञान यहाँ बहुत हैरान करने वाली बात करता है, जिसके मुताबिक 1943 के अकाल को भले ही 80 साल बीत गए हों, लेकिन इस नौजवान का शरीर आज भी उसी भूखमरी से लड़ रहा है। सुनने में ये बात किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लग सकती है, लेकिन सच यही है कि हमारे आज के इस आरामदेह जीवन और उस पुराने दर्दनाक इतिहास के बीच गहरा रिश्ता है। इसी अनकहे रिश्ते का नतीजा है कि आज भारत ऐसे स्वास्थ्य संकट के मुहाने पर खड़ा है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप लोग अक्सर सुनते होंगे, भारत दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। थोड़ा बहुत गौर भी किया होगा, लेकिन मुझे पता है ज्यादा सीरियसली नहीं लिया होगा। हम भारतीय किसी भी चीज को इतनी जल्दी सीरियसली लेते कहाँ हैं, पर अब लेना पड़ेगा। मेडिकल जगत की जानी मानी मैगजीन द लैंसेट और भारत के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशन ICMR ने मिलकर 2023 में एक बड़ा सर्वे किया था, जिसके आंकड़े किसी भी देश की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले कुछ ही सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। 10 करोड़ लोग सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारे अपने लोग हैं। लेकिन तस्वीर का सबसे भयानक हिस्सा अभी बाकी है। देश में लगभग 13 करोड़ 60 लाख लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक अवस्था में हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो अभी पूरी तरह से इस बीमारी की गिरफ्त में नहीं आए हैं, लेकिन दहलीज पर खड़े हैं। अगर इन लोगों ने तुरंत अपनी आदतों में बदलाव नहीं किया तो बहुत जल्द हमारे देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी। हम लोग बहुत आसानी से मान लेते हैं कि अगर किसी को शुगर की बीमारी हुई है तो उसने जरूर बहुत ज्यादा मीठा खाया होगा। सारा दोष आज के जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम करने वाली नौकरी पर मढ़ देते हैं। बेशक ये सारी बातें बीमारी को बढ़ाती हैं, लेकिन ये आधी अधूरी सच्चाई है। इसकी असली जड़ें हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हैं, जिसे हम शायद भूल चुके हैं। इस बीमारी का कनेक्शन उन पीढ़ियों से है जिन्होंने भूख से तड़पते हुए दम तोड़ दिया था, और वो भूखमरी आज भी हमारे शरीर में अदृश्य दुश्मन बनकर दौड़ रही है। इसी को मेडिकल साइंस में साइलेंट किलर कहा जाता है। और सच मानिए, ये नाम इसे बिल्कुल सही मिला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में डायबिटीज के शिकार 57% लोगों को इस बात की भनक तक नहीं है कि वो बीमार है। वो बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, हंसते बोलते हैं और उन्हें लगता है सब कुछ एकदम ठीक है। लेकिन उनके खून में घुली वो एक्स्ट्रा शुगर बहुत खामोशी से उनके दिल, किडनी और आंखों को खराब कर रही होती है। जब तक उन्हें बीमारी का पता चलता है तब तक शरीर का काफी नुकसान हो चुका होता है। और जो 13 करोड़ से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं, वो तो मानो एक ऐसी टिकिंग बम पर बैठे हुए हैं जो किसी भी वक्त फट सकता है। एक वक्त था जब माना जाता था कि शुगर तो 60 साल के बाद की बीमारी है, ये उम्रदराज लोगों को होती है। लेकिन आज इस बीमारी ने अपना रूप और शिकार दोनों बदल लिए हैं। अब ये 30 से 40 के नौजवानों पर प्रहार कर रही है। जरा सोच कर देखिए, ये वो उम्र होती है जब कोई भी इंसान अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर में होता है। वो देश की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत पहिया होता है। लेकिन जब यही युवा वर्कफोर्स, यही कामकाजी आबादी इतनी कम उम्र में इस तरह की लंबी और गंभीर बीमारी का शिकार होने लगेगी, तो देश की तरक्की और उसकी प्रोडक्टिविटी को झटका लगना तय है। डायबिटीज सिर्फ इंसान का शरीर नहीं तोड़ती है, ये उसकी जेब और घर के बजट पर भी चोट करती है।
आंकड़े बताते हैं कि अगर घर में किसी एक इंसान को डायबिटीज हो जाए तो उसके इलाज का खर्च एक औसत हिंदुस्तानी परिवार की कुल कमाई का लगभग 64% तक निकल जाता है। आसान शब्दों में समझें तो अगर कोई 100 रुपए कमा रहा है तो उसके 64 रुपए सिर्फ डॉक्टर, टेस्ट और रोजाना की दवाइयों में चले जाते हैं। और इससे भी बड़ी परेशानी यह है कि हमारे देश में ज्यादातर लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस जैसी कोई सुरक्षा नहीं होती है। अब अगर हम देश के अलग अलग राज्यों पर नजर डालें तो बहुत ही चौंकाने वाला और डरावना बंटवारा देखने को मिलता है। गोवा और केरल जैसे राज्य जिन्हें हम बहुत पढ़ा लिखा और आर्थिक रूप से विकसित मानते हैं, वहां ये बीमारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। वहां का शहरीकरण और आराम तलब जीवन शैली पहले ही अपना काम कर चुकी है। असली चिंता का विषय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्य हैं। इन राज्यों में अभी डायबिटीज के पक्के मरीज भले ही कम दिख रहे हों, पर प्री डायबिटीज के मामले बहुत ज्यादा हैं। जैसे जैसे इन राज्यों में विकास बढ़ेगा, कस्बे शहरों में बदलेंगे और लोगों के पास पैसा आएगा तो करोड़ों लोग बहुत तेजी से पक्के मरीज बन जाएंगे। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? हम भारतीय इतनी आसानी से इस बीमारी का शिकार क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब इतिहास के कुछ काले पन्नों में दर्ज है। जब भी आज़ादी से पहले की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर लड़ाइयों, राजा महाराजाओं और क्रांतिकारियों के संघर्षों पर जाता है। पर उस दौर में बहुत तबाही हुई थी जिस पर ज्यादा बात नहीं होती। वो था भयंकर अकाल। 1876 का दक्कन का अकाल हो या फिर 1943 में पड़ा बंगाल का अकाल, ऐसा माना जाता है कि अकाल कुदरत की मार है। बारिश नहीं हुई इसलिए सूखा पड़ गया और लोग भूखे मर गए। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग और भयानक है। भारत ने जो अकाल झेले वो कुदरत की नाराजगी नहीं थे, बल्कि वो पूरी तरह से इंसानों के बनाए हुए थे। ये ब्रिटिश हुकूमत की क्रूर नीतियों, भारी भरकम लगान और अनाज की जमाखोरी का नतीजा थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब बंगाल में लाखों लोग भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब वहां के गोदामों से अनाज निकालकर बाहर फौजियों के लिए भेजा जा रहा था। जब कोई आबादी, कोई समाज कई पीढ़ियों तक लगातार इस तरह की भूखमरी का सामना करता है तो बहुत बड़ा बदलाव होता है। विज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर हार नहीं मानता। वो हालात के आगे घुटने टेकने के बजाय बचने का नया रास्ता खोजता है। ये जिंदा रहने की जैविक लड़ाई बन जाती है। यहाँ जिक्र होगा डेविड बार्कर के सिद्धांत थ्रिफ्टी फेनोटाइप का, जिसे उन्होंने 1992 को दुनिया के सामने रखा था। इसका मतलब है एक किफायती शरीर। अब उस गर्भवती महिला को याद कीजिए जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। गर्भ में पल रहे बच्चे को एहसास हो जाता है कि माँ के पास खाने की कमी है, इसलिए वो माँ के पेट में ही अपने शरीर के सिस्टम को नए सिरे से प्रोग्राम कर लेता है। वो अपनी अंदरूनी मशीनरी को कुछ इस तरह से सेट करता है कि भविष्य में उसे जो भी थोड़ा बहुत रूखा सूखा खाना मिलेगा वो उसे एनर्जी बनाकर तुरंत खर्च नहीं करेगा। इसके बजाय वो उस खाने की एक एक बूंद को चर्बी यानी कि फैट के रूप में शरीर में जमा कर लेगा। जैसे कोई कंजूस बुरे वक्त में एक एक पैसा जोड़कर रखता है, वैसे ही शरीर भी बुरे वक्त के लिए फैट जोड़कर रखने लगता है। उस अकाल के दौर में शरीर का किफायती होना कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि एक बड़ा वरदान था। इसी फैट जमा करने की ताकत ने हमारे पूर्वजों को भूखमरी में मरने से बचाया था। लेकिन शरीर की जादुई प्रोग्रामिंग सिर्फ उस एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रही, ये आने वाली पीढ़ियों के अंदर हमेशा के लिए बस गई। अब आप सोच रहे होंगे कि परदादाओं के दौर का वो असर हम तक कैसे पहुंच गया। इसे समझने के लिए एपिजेनेटिक्स नाम के आधुनिक विज्ञान को समझना होगा। इसे एक कंप्यूटर के उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि इंसानी डीएनए उस कंप्यूटर का हार्डवेयर है जो पीढ़ियों तक बिल्कुल एक जैसा रहता है, लेकिन एपिजेनेटिक्स उस कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर ही तय करता है कि शरीर के अंदर कौन सा प्रोग्राम चालू रहेगा और कौन सा बंद हो जाएगा। लगातार अकाल और भुखमरी के झटकों ने भारतीयों के डीएनए पर खास तरह का केमिकल टैग लगा दिया, जिसको डीएनए मेथिलेशन कहते हैं। इसने हमारे शरीर के उन जीन्स को हमेशा के लिए चालू कर दिया जो फैट जमा करते हैं, और उन जीन्स को बंद कर दिया जो ऊर्जा को जलाकर खत्म करते हैं। ये एक तरह की जैविक याददाश्त थी, एक बायोलॉजिकल मेमोरी जो माँ बाप से बच्चों में और फिर उनके बच्चों में ट्रांसफर होती चली गई। दुनिया भर के शोध बताते हैं कि जिन भी आबादियों ने अकाल का सामना किया उनके वंशजों में ये बदलाव देखा गया, लेकिन हम भारतीयों में इस बदलाव की दर दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है।
इसका मतलब है कि आज भले ही आप भरपेट खाना खा रहे हो, लेकिन आपका शरीर उसी अकाल वाले सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। हमारा खून, हमारे जीन्स आज भी उसी भूखमरी से बचने की तैयारी कर रहे हैं, और यही वो सबसे बड़ी और खतरनाक वजह बनी जिसने आगे चलकर हमारी बदलती हुई जिंदगी के साथ जानलेवा टकराव पैदा किया। 60 के दशक में भारत में हरित क्रांति आई, खेतों में अनाज की पैदावार बढ़ी और देश भूखमरी से बाहर निकला। इसके बाद 90 के दशक में आर्थिक उदारीकरण का दौर आया, विदेशी कंपनियां भारत आईं और इसके साथ हमारी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। थालियों में खाने का ढेर लग गया, बाजार में पैकेट बंद खाने की बाढ़ आ गई। पिज्जा, बर्गर, मैदे से बनी चीजें, रिफाइंड ऑयल और मीठी कोल्ड ड्रिंक्स हमारे खान पान का हिस्सा बन गए। इस अचानक हुए बदलाव को इवोल्यूशनरी मिसमैच कहा जाता है, यानी शरीर का सॉफ्टवेयर तैयार था अकाल के लिए और उसे मिल गई कैलोरी की भरमार। वैज्ञानिकों के मुताबिक शरीर आज भी यही सोचकर चल रहा है कि कहीं फिर से अकाल ना आ जाए, इसलिए हम जो समोसा या मीठा खाते हैं, शरीर उसे एनर्जी बनाकर खर्च करने के बजाय फैट में बदलकर जमा कर लेता है। अच्छी बात यह है कि अकाल अब कभी नहीं आने वाला, लेकिन शरीर चर्बी जमा करना कभी बंद नहीं करता। अब यहाँ एक टर्म का जिक्र करना बेहद जरूरी है, थिन फैट फेनोटाइप। अमेरिका या यूरोप में डायबिटीज से पीड़ित मरीजों का शरीर बता देता है कि वो बीमार हैं। उनका मोटापा पूरे शरीर पर दिखाई देता है, लेकिन हम भारतीयों का शरीर बिल्कुल अलग तरह से बर्ताव करता है। डायबिटीज से पीड़ित आम हिंदुस्तानी आदमी बाहर से देखने में एकदम दुबला पतला लग सकता है, उसका वजन भी बिल्कुल सामान्य हो सकता है, लेकिन उसके शरीर के अंदर अलग खेल चल रहा होता है। सारी चर्बी उसके शरीर पर बाहर जमा होने के बजाय उसके पेट के अंदर मौजूद बेहद जरूरी अंगों के चारों तरफ जमा होने लगती है। लिवर, आंत और पेनक्रियास के इर्द गिर्द चर्बी की मोटी परत जम जाती है। बाहर से फिट और दुबला दिखने वाला इंसान अंदर से इस जमे हुए फैट के कारण घुट रहा होता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि पेट के अंदर जमा चर्बी क्या करती है। ये लगातार कुछ ऐसे जहरीले रसायन छोड़ती है जो शरीर के सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। इसका असर इंसुलिन पर पड़ता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो खून में शुगर के रूप में दौड़ने लगता है। इस शुगर को हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर जाना होता है ताकि हमें काम करने की ताकत मिल सके। इसे ऐसे समझिए कि हमारी कोशिकाएं एक बंद कमरा है और इंसुलिन उस कमरे की चाबी है। हमारी पैनक्रियाज इंसुलिन नाम की चाबी बनाती है जो कोशिकाओं का ताला खोलती है और शुगर आसानी से अंदर चली जाती है। लेकिन चर्बी के कारण क्या होता है, उन तालों पर जंग लग जाता है। नतीजा ये होता है कि शुगर कोशिकाओं में जाने के बजाय खुद बाहर खून में तैरती रहती है। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। खून में बढ़ी हुई शुगर को देखकर पैनक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन बनाने की कोशिश करती है। लगातार ऐसा करने से वो थककर काम करना बंद कर देती है, जिसे बीटा सेल डिसफंक्शन कहा जाता है। यही अजीब अंदरूनी बनावट और जल्दी थक जाने वाली मशीनरी हमें दुनिया के बाकी देशों से अलग और कमजोर बना देती है। और जब हम अपनी इसी कमजोरी को दुनिया के दूसरे ताकतवर देशों के आंकड़ों के सामने रखकर तौलते हैं तो और भी चौंकाने वाली तस्वीर उभर कर सामने आती है। अगर हम सिर्फ डायबिटीज मरीजों की कुल गिनती की बात करें तो दुनिया में चीन सबसे आगे खड़ा है। वहां करीब 14 करोड़ 80 लाख लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जबकि अमेरिका में लगभग 4 करोड़ लोग डायबिटीज के पक्के शिकार हैं। अगर इन देशों की कुल आबादी के हिसाब से देखें तो वहां मरीजों का प्रतिशत भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि वहां हर 100 लोगों में बीमारी की संख्या हमसे ज्यादा है। इस आंकड़े को देखकर पल भर के लिए तसल्ली मिल सकती है कि चलो, हम चीन और अमेरिका से तो बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर भारत के आंकड़ों को देखकर दहशत में हैं और उनके इस डर की वजह है बीमारी के फैलने की खौफनाक रफ्तार। 2019 से 2023 तक सिर्फ 4 सालों के अंदर भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या में 44% का उछाल आया है। ये दर दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे खतरनाक है। अमेरिका और चीन में डायबिटीज के मरीज लंबे वक्त में धीरे धीरे बढ़े हैं, पर हमारे यहाँ इसमें एकदम से बड़े विस्फोट का रूप ले लिया है। जिस रफ्तार से ये आंकड़े भाग रहे हैं ना, उसे देखकर विशेषज्ञों का मानना है कि वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है जब हम मरीजों की कुल गिनती में चीन को पीछे छोड़ देंगे और ये शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। इस रफ्तार से भी ज्यादा खतरनाक है वो तरीका जिससे ये बीमारी भारतीयों पर वार करती है,
जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, अमेरिका में डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण मोटापा है। वहाँ डॉक्टर सिर्फ मरीज का वजन तौलकर खतरे का अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा मुमकिन नहीं है और इसकी वजह है हमारी खास अंदरूनी बनावट, जिसे एशियन इंडियन फेनोटाइप कहा जाता है। सामान्य और कम वजन वाला हिंदुस्तानी भी बड़ी आसानी से इस बीमारी का शिकार हो जाता है। हमारे यहाँ डायबिटीज छुपकर वार करती है। लोगों को लगता है वो तो पतले दुबले हैं, उन्हें डायबिटीज हो ही नहीं सकती। ऐसा ही कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं और यही गलतफहमी उस बंदूक का ट्रिगर दबा देती है, जिसके बाद सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस होने लगता है। मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि जेनेटिक्स सिर्फ बंदूक को लोड करता है, लेकिन उसका ट्रिगर हमारी जीवन शैली दबाती है। इसका मतलब है हमारे कमजोर जीन्स उस भरी हुई बंदूक की तरह हैं जो हम पर तनी हुई है, पर गोली तब तक नहीं चल सकती जब तक हम खुद अपने खराब आदतों और गलत खान पान से उसका ट्रिगर न दबा दें। राहत की बात यही है कि हम उस ट्रिगर को दबाने से रोक सकते हैं, और अगर वो ट्रिगर दब भी गया है, यानी अगर कोई इंसान प्री डायबिटिक हो भी गया है, तब भी इसको रिवर्स किया जा सकता है। बीमारी को पलटने का सबसे पहला और जादुई तरीका हमारी थाली में ही छिपा हुआ है। हम हिंदुस्तानी अक्सर अपनी थाली में सबसे पहले रोटी या चावल खाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि हमें अपने खाने का क्रम बदलना होगा। जब आप खाना खाने बैठें तो सबसे पहले फाइबर खाएं, यानी कि कच्ची सब्जियां या सैलेड का पोर्शन आपको बढ़ाना होगा। उसके बाद प्रोटीन खाइए, जैसे दाल, पनीर, सोया या अंडे, और सबसे आखिर में कार्बोहाइड्रेट्स खाइए। जब आप इस क्रम में खाना खाते हैं तो खाना पचने की रफ्तार धीमी हो जाती है। इससे आपके खून में शुगर अचानक से नहीं उछलती और थके हुए पैनक्रियास को अपना काम करने के लिए पूरा का पूरा समय मिल जाता है। इसके साथ ही हमें अपनी थाली में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा को भी बढ़ाना होगा। खान पान के साथ साथ दिनचर्या में बदलाव भी जरूरी है। अगर हम खाना खाने के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट की हल्की सैर करने की आदत डाल लें तो ये जादुई असर कर सकता है। खाने के बाद टहलने से हमारी मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं। वो खून में तैर रही अतिरिक्त शुगर को बिना इंसुलिन की मदद के ही सोखने लगती हैं। छोटी सी वॉक विसरल फैट को आपके ऑर्गन्स पर जमा होने से रोक देती है। लेकिन ये लड़ाई इंसान अकेले नहीं जीत सकता। संकट इतना बड़ा हो चुका है कि अब सरकारों को भी इसके लिए कड़े फैसले लेने होंगे। बाजार में बिकने वाले पैकेट बंद अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने और भारी चीनी वाले कोल्ड ड्रिंक्स पर हेल्थ टैक्स लगाना चाहिए। सरकारों को शहरों का ढांचा बदलना होगा। सड़कें ऐसी बनानी होंगी जहां लोग बिना किसी डर के सुरक्षित तरीके से पैदल चल सकें। पार्कों और खुली जगहों को इस तरह बनाना होगा कि लोग गाड़ी चलाने के बजाय पैदल चलने को अपनी पसंद बनाएं। भारत में डायबिटीज का बढ़ता तूफान हमारी लिखी हुई नियति नहीं है। ये सच है कि हमारा इतिहास अकाल का रहा है और हमारी अंदरूनी शारीरिक बनावट हमें कमजोर बनाती है, लेकिन हमारे जीन्स हमारा भविष्य तय नहीं कर सकते। वो सिर्फ हमें दिशा दिखाते हैं। सही पोषण, रोजाना की थोड़ी सी कसरत और वक्त पर सही जांच के सहारे हम इस साइलेंट किलर को हमेशा के लिए हरा सकते हैं। अगर आप आज अभी से अपनी आदतों में छोटे छोटे सुधार कर लें तो यकीन मानिए हम न सिर्फ खुद को बचाएंगे बल्कि आने वाले कल के लिए सेहतमंद और मजबूत भारत की नींव भी रख पाएंगे। आज के अनकही में इतना ही।